जय हिंद बच्चों। आज हम लोग उत्तराखंड स्पेशल को देख रहे हैं और उत्तराखंड स्पेशल मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उत्तराखंड स्पेशल एक वीडियो पहले भी आ चुका है। तो उत्तराखंड का जब इतिहास देखने की बात करेंगे या उत्तराखंड का जो हम लोग इतिहास देखने की बात करेंगे तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास अगर आपको समझना है तो कुछ चीज़ों पे आपको गौर करना होगा। वो कितना है कि जो इसका इतिहास है वो पौराणिक काल के जितना ही पुराना है। ठीक है, हिंदू ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। दो तीन जगह हैं, जैसे कि आप केदारखंड। केदारखंड केदारखंड मतलब पूरा एरिया हुआ करता है जिसको हम वर्तमान में गढ़वाल कहते हैं। तो केदारखंड नाम से उसका हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है। या फिर कहीं कहीं पर मानसखंड, मानसखंड का उल्लेख मिलता है हिंदू ग्रंथों में, जिसे हम कुमायूं कहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो कुमायूं डिवीजन है उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पूरे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि पांडव भी रहे, रामायण महाभारत की रचनाएं भी हुई। फिलहाल उत्तराखंड में सिर्फ 2 मंडल हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में कितने मंडल हैं तो बेटा उत्तराखंड में इस समय 2 मंडल हैं। ठीक है, अब वो 2 मंडल कौन कौन से हैं? तो आप उत्तराखंड का अगर मैप देखें, आपको स्क्रीन पर भी मैप भी दिख जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक आउटपुट बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा देखेंगे। और ये मैप को आप देखिए, मैं यहाँ पर कलर भी कुछ चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो है एरिया, इसको कहते हैं गढ़वाल। ये गढ़वाल डिवीजन है। ठीक है, और ये जो गढ़वाल डिवीजन है इसी से लगा हुआ ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं कुमायूं डिवीजन। तो ये कुमायूं डिवीजन है। तो ये जो हमने यहाँ पर केदारखंड मानसखंड वाली बात की थी ना, तो मानसखंड मतलब कुमायूं है। और यहीं पर इसी गढ़वाल डिवीजन से ही यहाँ यहाँ से ही जो एरिया लगता है ये क्या कहलाता है बच्चों? ये अपना फेमस हरिद्वार है, जहाँ पर हर की पौड़ी है। ठीक है, तो ये हरिद्वार कहलाता है। ठीक है, अब गढ़वाल डिवीजन में क्या आता है? उत्तराकाशी आता है, देहरादून, यहाँ पर देहरादून है ना, यहाँ पर देहरादून है। अगर आप यहाँ जाएं तो यूं देखेंगे ऐसे काफ़ी बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको उत्तरकाशी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो टेहरी मिलेगा, ये कुछ ऐसे जाएंगे तो ये टेहरी है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। और अगर आप इधर आएंगे तो पौरी मिलेगा। ठीक है, तो ये पौरी है। और आप इधर आएंगे, इधर, तो ये रुद्रप्रयाग है। इधर इतने में ये रुद्रप्रयाग है। थोड़ा सा ये इस तरह से है, दिस इज रुद्रप्रयाग। ये कुछ नहीं है, ये वाले सेक्शन को हटा देते हैं, है ना। ये आपको रुद्रप्रयाग दिखेगा। ठीक है, और इधर आपको चमोली दिखेगा। तो इस तरह से गढ़वाल डिवीजन में बांटा गया है। ऐसे कुमायूं डिवीजन को भी बांटा गया। हम लोग उसको फिलहाल आगे बात करेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा किस डिवीजन में आता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा किस डिवीजन का हिस्सा है? तो कुमायूं डिवीजन को। तो यहाँ पर ही अल्मोड़ा पड़ता है, यहाँ पर। हाँ, खैर इन सबको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग बात करते हैं। तो कई सारे राजवंश थे। तो सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो आपको याद रखना है कि वहां पर सबसे पहले कत्यूरी वंश रहा। कत्यूरी, और ये लगभग 2500 बीसी से 770 एडी तक रहा है कत्यूरी। फिर कत्यूरी के बाद अगर आप देखें तो चंद वंश रहता है। फिर चंद वंश का शासन रहा है जो 770 एडी से चला है, और ये रहता है आपका लगभग 1790 एडी तक। ठीक है,
फिर गोरखा आ जाते हैं, फिर गोरखा वंश का शासन रहता है, और गोरखा वंश का शासन 1790 से शुरू होता है, 1815 एडी तक जाता है। और उसके बाद 1815 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमको पढ़ना है कुड़िंद शासक। कुड़िंद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कुड़िंद शासकों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। कुड़िंद जो राजवंश था, वो जो प्राचीन हिमालय है, उत्तराखंड है और उत्तर भारत का एक एरिया है। कुड़िंद राजवंश कहाँ था, इस जगह पर रहता है, और दूसरी से तीसरी शताब्दी के आसपास, सेकेंड टू थर्ड, है ना, एडी के बीच ये शासन करते हैं। अब ये जो इनका जो साम्राज्य था, वो मोस्टली गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र तक समझ में था। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहले शासन करने वाली जाति पूछा जाए तो बता देना, पहले शासन करने वाली कुड़िन जाति थी। ठीक है, तो पहली शासक जाति थी ये, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू में कुड़िन मौर्यों के अधीन रहे, लेकिन बाद में क्या रहा, ये किनके अधीन थे, अगर आए तो आपको याद रखना है, ये मौर्यों के अधीन थे बेटा। ठीक है, कुड़िन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि कौन था, अमोघवर्ष था। ठीक है, इसने रजत और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन भी किया था। इसकी जो मुद्रा थी किस प्रकार की थी, रजत मुद्राएं थी, और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, इन पर देवी और मृग, मृग मतलब हिरण, देवी और मृग का अंकन किया गया था। ठीक है, और इसके बाद शक लोग, इसकी जैसी डेथ हो जाती है अमोघवर्ष की मृत्यु के बाद, तो शक लोग आ जाते हैं। तो दूसरा आपको याद रखना है, शक शासक। ठीक है, ये मोस्टली पूछा जाए कहां से आए थे, तो ये मध्य एशिया की एक जाति थी। ठीक है, एक जनजाति थी, मध्य एशिया की एक जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी, ये स्किथी लोग थे, स्किथी एज, इस जनजाति का नाम क्या था, आप याद रखिएगा, स्किथी एज जनजाति थी। ठीक है, अब शकों को अगर आप देखने जा रहे हैं तो भारतीय इतिहास में इनका बहुत असर रहा है। भारत में इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, इसलिए इनके बेसिस पर अपने यहाँ पर शक संवत, यही वाला कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, यही अपना कैलेंडर है। पूछा जाए भारतीय किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो शक संवत वाला है, शकों के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, शक संवत का जो प्रचलन था वो कुमायूं क्षेत्र में हुआ, और ये सूर्य मंदिर की जो मूर्ति है, इनकी उपस्थिति से शकों के शासन की पुष्टि होती है। ठीक है, इन्होंने एक बहुत खास मंदिर है उत्तराखंड में, उस मंदिरों को रख लीजिए, शककालीन है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के पास पास कोसी है। ठीक है, तो वहीं कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर है। और ये कटारमल सूर्य मंदिर क्या करता है, ये शक शासन की यहाँ से, या ये शक संवत का यहाँ से प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब शकों के बाद कौन आए, तो बेटा शकों के बाद आए कुषाण, है ना, और कुषाणों ने इस क्षेत्र को कब्जा लिया। तो शकों के बाद कौन आए, शकों के बाद आए कुषाण, और कुषाणों का यहाँ पर शासन स्थापित होता है। ठीक है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, और काशीपुर से कुछ अवशेष मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब इनका पतन हुआ तो इनमें से कई सारे शासकों के और भी मिले हैं। ठीक है, फिर 5वीं शताब्दी में नागों ने कुड़िन राजवंश का अंत किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पर जानना होगा। कुड़िन तब भी चल रहे थे 6ठी शताब्दी में। तो
एक और कुछ कुछ ये आए उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। 5वीं शताब्दी को याद रखना है। कुषाणों के बाद कुषाण आए, फिर 5वीं शताब्दी को आपको याद रखना है। 5वीं शताब्दी में नागवंश थे, जो नागों ने क्या किया था, कुड़िन राजवंश का समूल नाश कर दिया था। कुड़िंदों का अंत करके शासन कर लिया। ठीक है, फिर 6th सेंचुरी में 6वीं शताब्दी में भैया क्या हुआ, 6वीं शताब्दी में कन्नौज के जो मौखरी नहीं थे, कन्नौज के जो मौखरी राजवंश था, इन्होंने नागों का अंत कर दिया। जब इन्होंने नागों का अंत किया तो मतलब इनका कब्जा हो गया, उत्तराखंड पर अधिकार हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप चीजें देखेंगे। जब इनका अंत हो गया तो इनका, अब ये मौखरियों को किसने मारा, तो मौखरियों का अंत किया था हर्षवर्धन ने। किसने किया था, ठीक है, मौखरी राजवंश का। अब आ गया यहाँ पर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने भी इस समय यहाँ पर काफी सारा काम किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हर्षवर्धन ने भी यहाँ पर काफी सारे काम किए। तो अब ये आ गया, उसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने भी के कब्जे में रहा है उत्तराखंड। फिर करतपुर और अन्य जैसे राजवंश भी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनको जानना होगा। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद, अब जब इसकी डेथ हो जाएगी, हर्षवर्धन की इसकी डेथ हो गई, तो इसकी डेथ के बाद कौन आया भैया, फिर उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश आया। क्या आया, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, इसकी स्थापना हुई और 300 वर्ष तक ये चमोली के पास जोशीमठ है, इसको उन्होंने राजधानी बनाया और इसका नाम रखा कार्तिकेयपुर नामक। तो कार्तिकेयपुर राजवंश आया, इसकी राजधानी पूछते हैं, इसकी राजधानी कहां थी, तो आप बता देंगे इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली के पास। जोशीमठ चमोली के पास कार्तिकेयपुर स्थान पर। ठीक है, तो ये उन्होंने यहां पर राजधानी बनाई। तो इस राजवंश को प्रथम उसका ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है उत्तराखंड का, कुमायूं का, सॉरी। तो ये राजवंश है ना, तो मैं यहां पर कलर चेंज कर दे रहा हूं, इसे कुमायूं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। इसे कुमायूं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के नाम से जाना जाता है। फिर एक लेख है जो आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं बागेश्वर लेख। अपन को पढ़ना है बागेश्वर लेख। इस लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम राजा कौन थे। बागेश्वर लेख क्या कहता है कि इसका प्रथम राजा, इसका फर्स्ट जो किंग था वो कौन था, बसंत देव था। वो बसंत देव था। ठीक है, बसंत देव के बाद के शासकों के नाम नहीं मिलते इतने, लेकिन बागेश्वर लेख से बसंत देव के कुछ समय बाद एक और आते हैं, खरपर देव। ठीक है, फिर पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के कारण कार्तिकेयपुर वंश में ही निम्बर वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको याद रखना है, पाल शासक कौन से, धर्मपाल का आक्रमण, और यहीं पर कार्तिकेयपुर वंश में निम्बर वंश की स्थापना हुई। ठीक है, अब कार्तिकेयपुर राजवंश की जो शासनकाल में उत्तराखंड में इसी समय जो कार्तिकेयपुर था, ये जो बसंत देव थे ये कार्तिकेयपुर के थे। तो जब ये कार्तिकेयपुर का शासन चल रहा था तो इसी समय शंकराचार्य का आगमन हुआ। तो कार्तिकेयपुर वंश के समय ही शंकराचार्य जी का
उत्तराखंड में आगमन होता है। इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ का इन्होंने पुनरुद्धार किया था। इन्होंने केदारनाथ और जो बद्रीनाथ थे ना, बद्रीनाथ का इन्होंने पुनरुद्धार किया। ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया शंकराचार्य जी ने, जो दूसरा काम किया, इन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। तो जो ज्योतिर्मठ है वो शंकराचार्य जी उसके संस्थापक हैं। तो ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ठीक है। और केदारनाथ में ही इन्होंने अपनी समाधि ली। केदारनाथ में इन्होंने अपना प्राण त्याग भी किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, तो पूरा नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। तो आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके समय पे आए? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पर आए थे। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ इन दोनों का पुनरुद्धार किया और फिर ज्योतिर्मठ की स्थापना की और केदारनाथ में ही इन्होंने बाद में अपने प्राण त्यागे थे। इतिहासकार कई बातों पर सहमत हैं कि कार्तिकेय राजवंश में 3 परिवार थे। कई जगह पर कहते हैं कि जो ये कार्तिकेयपुर था, इसके 3 परिवार थे। ये 3 परिवारों में बटा हुआ था। ठीक है। पहला परिवार था बसंत देव वाला, जिसने इसकी नींव रखी थी। ठीक है। दूसरा परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर वंश की स्थापना जो हुई थी, दूसरा इसका निम्बर था। और जो तीसरा था, तीसरे परिवार का जो अंतिम, इस राजवंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था सुभिक्ष राजदेव। तो ये 3 कार्तिकेय वंश कितने, इसमें 3 कार्तिकेय वंश में 3 परिवार थे कार्तिकेयपुर वंश में। तो याद रखिएगा, निम्बर वंश की स्थापना किसके अंतर्गत हुई, याद रखना, ये कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत ही आता था निम्बर वंश। ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा निम्बर वंश को समझ लेते हैं। निम्बर वंश क्योंकि इंपॉर्टेंट है, निम्बर वंश को समझते हैं। बागेश्वर लेख आपको याद रखना है, बागेश्वर लेख को आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का शिलालेख है, पूछा जाए तो। त्रिभुवन या त्रिभुवन राज के बाद एक नया राजवंश सत्ता में आया, जिसने निम्बर के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके बाद आया, याद रखना, त्रिभुवन राज के बाद आया। कौन आया? निम्बर वंश आया। इसकी स्थापना किसने की? निम्बर ने की। ठीक है। निम्बर का पुत्र क्या था? इष्टगण। ठीक है। निम्बर का पुत्र क्या था? इसका नाम याद रखना, इष्टगण। और इष्टगण को इस साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक इस वंश का। ठीक है। उसने कई लेखों में परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ठीक है। तो इष्टगण याद रखना, निम्बर का पुत्र का नाम क्या था? इष्टगण। अब ये इष्टगण भाई साहब थे, इन्होंने क्या उपाधियां ली थी, बड़ी खास है, उपाधियों के बारे में याद रखना। कई अभिलेखों में से इसे परम भट्टारक कहते हैं। ठीक है। महाराजा धीराज कहते हैं। ठीक, कई राजाओं का राजा महाराजा धीराज, और परमेश्वर जैसी उपाधियां भी इन्होंने प्रयोग किया हुआ। ठीक है। अब इष्टगण और रानी बेगी देवी के, इष्टगण और प्लस रानी, ठीक है, सॉरी इसको बेग देवी है, बेगी लिखे हमें, साफ कर देते हैं। रानी बेग देवी। तो रानी बेग देवी यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। अब इन दोनों के कुछ अभिलेख हैं जो मिले हैं। ठीक है। अब ये अभिलेख किस चीज के हैं? तो इनके 2 ताम्रपत्र हैं। ठीक है, 2 ताम्रपत्र हैं। अब ये जो 2 ताम्रपत्र हैं, ये कहां कहां पर हैं? ठीक है, दोनों पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर
केश्वर में ये 2 ताम्र पत्र हैं इनके जो सुरक्षित हैं। ये क्या बताते हैं, इनके शासन के 21वें और 22वें वर्ष जारी किए गए थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखिएगा। फिर आपको राजवंश याद रखना है सलोणादित्य वंश का। क्या याद रखना है आपको, सलोणादित्य वंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। तो इस राजवंश का नाम याद रख लीजिए, तो याद रखना है सलोणादित्य वंश। अब भैया ये सलोणादित्य वंश क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद पाल वंश देखना है और उसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पांडुकेश्वर और बागेश्वर ताम्रपत्र 2 याद रखिएगा। कौन कौन से 2 ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर जो अभी हमने थोड़ी देर पीछे पढ़ा। ठीक है, पांडुकेश्वर किसके थे, इष्टगण और रानी वेगी देवी के पुत्र ललित सूरदेव। ठीक है, तो याद रखना ये जो इनके पुत्र थे ललित सूरदेव, मैं शायद लिखना भूल गया, बताना ही भूल गया, के पुत्र ललित सूरदेव, इन्होंने 2 ताम्रपत्र, ठीक है, पांडुकेश्वर में 21वें 22वें वर्ष अपने शासन के जारी करे थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद है। अब सलोणादित्य क्या है, तो पांडुकेश्वर और बागेश्वर 2 ताम्रपत्र हैं, पांडुकेश्वर और बागेश्वर, ये 2 ताम्रपत्र हैं। इनके अनुसार निम्बर वंश के बाद ये क्या बताते हैं, ये 2 बताते हैं कि निम्बर वंश के बाद, ठीक है, सलोणादित्य के पुत्र इक्षरदेव ने, किसने, सलोणादित्य के पुत्र का नाम क्या था, इक्षरदेव ने, ठीक है, एक नए राजवंश की नींव डाली। और सुभिक्ष राज के पांडुकेश्वर लेख में उसके लिए भुवन विख्यात, दुर्दमाराती, सीमांतनी, दक्षेश गुरु जैसे विश्लेषण उपयोग किए गए। ठीक है, तो कुमायूं गढ़वाल से प्राप्त किसी भी राजा के लिए इस प्रकार का विश्लेषण नहीं मिलता, इक्षरदेव ने किया था। और एक कौन सा विश्लेषण प्राप्त किया था इन्होंने, किया था भुवन विख्यात, ठीक है, दुर्मदा रति और सीमांतनी, ठीक है, इस तरह से करके। और एक है दक्षेक गुरु, कुछ इस टाइप के विश्लेषणों का प्रयोग किया। तो ये देखा जाए तो कुमायूं गढ़वाल में ये ऐसा पहला राजा था जिसने इस प्रकार के विश्लेषणों का प्रयोग किया। अब इसके बाद जो अपन को देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, वो है पाल वंश। और पाल वंश के बाद अपना काम उत्तराखंड के लिए पर्याप्त हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आपके इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो बैजनाथ एक अभिलेख है, आपको याद रखना है, बैजनाथ जो अभिलेख है वो कहता है कि 11वीं और 12वीं सदी में लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल, चरुनपाल, महीपाल, अनंतपाल जैसे कई राजाओं ने कत्यूर में शासन किया। तो कहां पर किया, कत्यूर में शासन किया। आप पूछ सकते हैं किसका उल्लेख नहीं है, लेकिन तो किस किस ने किया आपको याद रखने होंगे। लखनपाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है, त्रिभुवनपाल का उल्लेख मिलता है, रुद्रपाल का बेटा उल्लेख मिलता है, उदयपाल का भी उल्लेख मिलता है, इसके अलावा चरुनपाल का उल्लेख मिलता है, उसके बाद महीपाल का उल्लेख मिलता है, और उसके बाद लास्ट में अनंतपाल का भी वहां पर उल्लेख मिलता है। तो ये सभी लोगों ने कहां शासन किया, कत्यूर में शासन किया। कौन बताता है, बैजनाथ लेख कहता है। लेकिन 13वीं सदी में पाल, फिर क्या हुआ, यही क्या कहता है, लेकिन उसके बाद 13वीं सदी में पालों ने कत्यूर छोड़ दिया। ठीक है, कत्यूर छोड़कर क्या किया,
अस्कोट के समीप ऊकू चले गए। अस्कोट के पास ऊकू में, याद रखिएगा, कत्यूर को छोड़ दिया तो कहां गए, अस्कोट के पास ऊकू गए और वहां जाकर इन्होंने ऊकू में पाल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कत्यूरी का विशाल साम्राज्य ब्रह्मदेव के अत्याचारी शासन के कारण समाप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि किसकी वजह से कत्यूरों का शासन समाप्त हुआ था, तो याद रखना है ब्रह्मदेव के अत्याचारी शासन के कारण। तो जो ब्रह्मदेव कैसा था, अत्याचारी शासक था। किस राजवंश का था, कत्यूरी वंश का था। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। तो ब्रह्मदेव का भी जो समय है वो विक्रमचंद के बराबर, विक्रमचंद बाद में पराजित हुआ, ब्रह्मदेव की अधीनता स्वीकार करी है, बहुत सारे हैं, बाद में देखेंगे। कत्यूरी राज सत्ता का पतन 15वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है, वो ब्रह्मदेव के समय से ही। तो आपने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास देखा और प्राचीन इतिहास देखा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करिएगा, इतने से पर्याप्त है आपके लिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पर इतने से हो जाएगा।